इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की बनाने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। आज की हिंदी भाषा तथा व्याकरण से संबंधित इस सीरीज में हमारा विषय रहेगा विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में सीखेंगे। विराम चिन्हों के प्रयोग से ही भाषा में स्थिरता एवं सटीकता आती है और उसका सही अर्थ हम जान सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। विराम चिन्ह लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि चिन्हों और वर्तनी का महत्व है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी अपना महत्व है। विराम का शाब्दिक अर्थ समझने से पहले हम यह समझ लें कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यधिक आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है, विराम का अर्थ रुकना या ठहरना, जिसे अंग्रेजी में स्टॉप कहते हैं, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान या सिंबल, जिसे हम मार्क भी कहते हैं। तो विराम चिन्ह भाषा की सुंदरता को भी बढ़ाता है और इससे अभिव्यक्ति में स्पष्टता भी आ जाती है। तो चलिए अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा को देख लेते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, रुकना। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पे एक वाक्य है हमारा और यहाँ पे देखिए हमने एक विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, उसे रोको। इसके बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है और फिर मत जाने दो। इस वाक्य में यह अल्प विराम का चिन्ह लगाने से क्या बात हमें समझ आती है? उसे रोको अर्थात किसी व्यक्ति को रोकना है, मत जाने दो, उसे कहीं भी जाने नहीं देना है। इस बात को हम इस विराम चिन्ह की सहायता से समझते हैं। जैसे उसे रोको मत जाने दो अर्थात किसी व्यक्ति को रोकना है, उसे आगे बढ़ने नहीं देना है। और यही सेम वाक्य बिल्कुल हमारा नीचे वाली लाइन में आप देखते हैं, उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा विराम चिन्ह है वो मत के बाद लगा है। ठीक है, जो अल्प विराम चिन्ह है मत के बाद लगा है, तो यहाँ पे हमारा अर्थ जो है बदल जाता है। उसे रोको मत जाने दो अर्थात किसी व्यक्ति को रोकना नहीं है, बल्कि उसे क्या करना है, आगे बढ़ने देना है, उसे जाने देना है। कहीं जहाँ वो जा रहा है वहाँ उसे जाने देना है। तो इस प्रकार से इन विराम चिन्हों की महत्ता जो है स्पष्ट हो जाती है कि इनकी कितनी अधिक इम्पोर्टेंस है और इनके प्रयोग से किस प्रकार से हमारे वाक्य का जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। तो हमारा इसी क्रम में हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसको आप इस तरह से चिन्ह के रूप में देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्य, जो सरल वाक्य हैं, संयुक्त है या मिश्र है, कि अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे कोई व्यक्ति कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है, तो वाक्य समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है हमारे पास, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, तो यहाँ पे भी कोई बात कह करके खत्म कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई कह रहा है कि वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, तो बात समाप्त हो गई, इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। दूसरा चिन्ह देख लीजिए आप, इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हैं। दूसरा विराम चिन्ह है हमारे पास प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह भी वाक्यों के अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जब हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के अंदाज में कोई बात करते हैं, जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, तो यहाँ पे हम किसी से कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम घर कैसे पहुँचे अर्थात किस माध्यम से पहुँचे। ठीक है, बोलने का कुछ भी तरीका हो सकता है, परंतु प्रश्न पूछा जा रहा है आप घर तक कैसे पहुंचे, तुम घर कैसे पहुंचे, तो यहाँ भी अंत में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला चिन्ह देख लीजिए अब हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद
अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। यहाँ पे और की जगह पर इत्यादि का प्रयोग हुआ। तो एक गाय का दूध है, उस दूध से ही क्या बनता है, दही बनती है, घी बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारी चीजें बन रही है। इसलिए यहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है ताकि पदबंध को बनाया रख सके। इसे हम अल्प विराम चिन्ह कहेंगे। अल्प विराम चिन्ह जहाँ पे लगता है वहाँ हमें थोड़े से समय के लिए रुकना होता है। अगला विराम चिन्ह देखिए, इसे कहेंगे हम अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह अर्थात पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग भी हम निम्न परिस्थितियों में करते हैं। इसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण शब्द जैसे से पहले आता है, या समानाधिकरण वाले शब्दों में, वाक्यों में, या फिर मिश्र या संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच में हम जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या एक समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए इसका प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा, प्रकार, लिंग, वचन और कारक, सर्वनाम या सर्वनाम के भेद, तो वहाँ बीच में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने पढ़ाने की कोशिश की और वो नहीं पढ़ा। की के बाद अर्ध विराम लगाए, तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम से आधे समय तक ही रुकना है और वाक्य पूरा करना है। मैंने पढ़ाने की कोशिश की, वो नहीं पढ़ा। इस तरह से आप अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला विराम चिन्ह है हमारे पास विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। यहाँ पे हम पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। जब हम कोई बात कहते हैं और जहाँ पर हर्ष होता है, विषाद होता है, घृणा होती है, या फिर आश्चर्य, भय या फिर प्रार्थना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन पदबंधों के अंत में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे हाय में दुख प्रकट किया जा रहा है और वह हमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ दोनों स्थानों पर आप लोग देखेंगे तो हाय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और वाह के बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार घृणा में भी आप कर सकते हैं, छी कैसी दुर्गंध आ रही है, छी के बाद प्रयोग हो जाएगा। आश्चर्य में अरे कितनी ऊंची मीनार है, तो वहाँ भी कर सकते हैं आप। अगला हमारा चिन्ह है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी बात के लिए कोई उदाहरण देते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम या पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में जो हमारे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अर्थात किसने कही ये बात, तुलसीदास ने। अर्थात तुलसीदास के अलावा ये बात किसी ने नहीं कही, इसलिए इसे उदाहरण चिन्ह में हमने बंद करके रख लिया। ठीक है। तो इस प्रकार तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। यहाँ पे भी रामचरितमानस किसकी कृति है, तुलसीदास जी की। तो यहाँ पे रामचरितमानस को क्या कर दिया हमने, उदाहरण चिन्ह में बंद कर लिया। उदाहरण चिन्ह में आप ये जो कॉमाज है ये डबल भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल भी लगा सकते हैं, दोनों चलते हैं उदाहरण चिन्ह में। सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए भी काव्य पंक्तियों, पदबंधों और उपवाक्यों में एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास में हमने यहाँ पे प्रयोग किया। अगला विराम चिन्ह है हमारे पास योजक चिन्ह। इसको योजन चिन्ह भी बोलते हैं, योजक चिन्ह भी बोल देते हैं। इन चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, तन मन धन, ईश्वर वंदना, यहाँ बीच में योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे माता पिता, साथ साथ, दूध रोटी, रोज रोज, दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पे योजक चिन्ह। योजक का अर्थ भी होता है जोड़ना। समानता सूचक शब्दों के साथ जैसे सा, सी, से के पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गुलाब सा चेहरा, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया हमने बीच में, गुलाब फिर उसके बाद योजक चिन्ह और फिर सा चेहरा। मछली सी आंखें या घुंघराले से बाल, तो यहाँ पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए सा, सी और से पहले भी हम किसी वाक्य को यदि कह रहे हो, उसको जोड़ना हो हमने, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से अगला चिन्ह है हमारे पास निर्देशक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में डैश भी कहते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है। योजक चिन्ह साइज में भी छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में। और दूसरी बात यह है कि किसी उदाहरण के या कथन के पहले अल्प विराम के स्थान पर कभी कभी विकल्प से डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, यहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह लग गया, योजक नहीं लगेगा, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगेगा। कल विद्यालय में अवकाश है, ये बताने के लिए निर्देश दिया गया इसलिए निर्देशक चिन्ह लगेगा, यहाँ योजक नहीं लगेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी उदाहरण के या कथन के पहले अल्प विराम के स्थान पर कभी कभी डैश का प्रयोग करते हैं हम, या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। अगला चिन्ह है हमारे पास कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के आप यहाँ चित्रों में देख सकते हैं। तीनों प्रकार के कोष्टक प्रयोग किए जाते हैं। कोष्टक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे क्रम सूचक अंकों या वर्ण के साथ दिशाएं 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहाँ 1 2 3 4 अंक जो है वहाँ पे आप कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कभी कभी वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी आप कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद, तो कोष्टक में लिखेंगे आप जीवन दान देने वाली विद्या की शिक्षा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति ब्रैकेट में लिख देंगे दुर्जन से दूर ही रहना भला है। तो इसी प्रकार आप यहाँ उदाहरण में भी देख सकते हैं। आपकी सामर्थ्य किसी को समझ नहीं आ रहा तो इसलिए कोष्टक में लिख दिया शक्ति को मैं जानता हूँ। मेघनाद, कुछ आगे बढ़कर। लक्ष्मण, यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। यहाँ पे ये कुछ आगे बढ़कर ये नाटक इत्यादि में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो मेघनाद थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, तो यहाँ पर हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी सामर्थ्य शक्ति को बताने के लिए भी संवादों में अभिनव संकेतों को भी कोष्टक में रखा जा सकता है। जैसे अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए बंद है तो खुल जाएंगे। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। तो इस प्रकार से संवादों में भी अभिनय संकेतों को दिखाने के लिए आप कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है हमारे पास विराम चिन्ह में लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का लाघव का अर्थ होता है छोटा करना, किसी भी बात को संक्षिप्त करना। तो संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डा लिखेंगे और उसके पीछे चिन्ह लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। और पंडित के लिए प के पीछे, प के ऊपर बिंदी लगी, प के पीछे फिर लाघव चिन्ह लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पंडित। वैसे ही इंजीनियर के लिए भी इंजी लिख देंगे तो इसके पीछे लाघव चिन्ह लगेगा, इंजीनियर माना जाएगा। वैसे ही कई बार कुछ एक प्रदेशों के नाम हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ भी ऊ के पीछे लाघव चिन्ह और प्र के पीछे लाघव चिन्ह, या ही के पीछे लाघव चिन्ह, प्र के पीछे लाघव चिन्ह, तो उसका अर्थ हो जाएगा उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। लाघव चिन्ह का अर्थ होता है छोटा करना, बस आप इसको इस तरह से समझ लें और इसी क्रम में आप शब्दों के पीछे इसका प्रयोग भी कर लें और बहुत ही जगह पर आपको यह देखने को भी मिलते हैं। इसके बाद अगला विराम चिन्ह है हमारे पास विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह का अर्थ होता है कि किसी बात को जब हमने बताना हो, विवरण देना हो, उसके बारे में विस्तार से बताना हो। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई फायदे बताने हैं हमने, आम के कौन कौन से फायदे हैं, एक नहीं 8-10 फायदे हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है, अर्थात उसका विवरण देना है, हमें उसे विस्तार से हमें समझाना है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो यहाँ पे भी विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं उनको बताना है। तो वचन के 2 भेद होते हैं, 2 भेद हैं, तो यहाँ पे भी हमने विवरण चिन्ह का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से विवरण चिन्ह का आप विराम चिन्हों में प्रयोग करेंगे और उसके बारे में आप आगे फिर लिखेंगे या बताएंगे। अगला विराम चिन्ह है हमारे पास उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह में हम 2 बिंदियों का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग करते हैं हम, वैसे ही हम यहाँ पे हिंदी में विसर्ग की तरह इन 2 बिंदियों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अनेक नाम हैं, वहाँ पे हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। कृष्ण के अनेक नाम, फिर उसके बाद हम उपविराम चिन्ह लगाएंगे और फिर जैसे मोहन, फिर अर्धविराम, श्याम,
मुरली कान्हा, वाक्य समाप्त हुआ तो पूर्ण विराम। ठीक है, एक और उदाहरण है, जैसे उदाहरण जब हमें देना हो कोई तो वहाँ पे भी आप उप विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के बाद उदाहरण, जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे आप उदाहरण दे रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, अर्थात एक चीज़ के बारे में आपने दो तथ्यों को रख रहे हैं आप, जैसे विज्ञान के बारे में दो तथ्य रख रहे हैं आप, वरदान है या अभिशाप, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा चिन्ह है हंसपाद चिन्ह, या फिर इसको त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी या काकपद चिन्ह भी कहते हैं। अक्सर हम कई बार वाक्य लिखते हैं और लिखते समय कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंस पद लगा करके छोटे उस शब्द को हम ऊपर या फिर हाशिए में लिख देते हैं, उसे क्या कहेंगे हम हंस पद या फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह कहेंगे या काकपद चिन्ह भी से हम कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम डैश जाएगा, यहाँ पे गलती से जाएगा लिखा गया है, यहाँ जाएगा होगा, तो यहाँ पे जो ये हंस पद चिन्ह लगाया हमने, यहाँ पे हम भरेंगे घर, जैसे राम घर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि घर शब्द हमसे छूट गया था इसलिए हम लिख दिया श्याम डैश में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे छूट गया शब्द तो हमने लिखना वृंदावन, तो श्याम वृंदावन में रहते थे, तो इस प्रकार से हंस पद चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगला वाक्य देखिए, राम बहुत डैश लड़का है। अभी जो बीच में जगह है यहाँ पे हमने हंस पद चिन्ह का प्रयोग लगाया है, यहाँ पे अच्छा शब्द छूट गया था, इसे लिखने के लिए हमने हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर दिया। राम बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुमसे वो बात कब कही थी या फिर कही थी, तो यहाँ पे शब्द छूट गया हमारे पास कही, तो इसे लिखने के लिए हमने यहाँ पे हंस पद चिन्ह का या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपने इस वीडियो से विराम चिन्हों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और आप अवश्य ही अपने भाषा को बोलने में, लिखने में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपकी भाषा स्पष्टता के साथ साथ आपकी भाषा में ठहराव भी आएगा और इसके साथ साथ उसका अर्थ भी जो है सामने वाले को बिल्कुल सही से समझाएगा। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।